पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा कि किसान एक बहुत अहम मसला मुद्दा हरियाणा में था, और हम हरियाणा तो ठीक ही एक बहुत छोटी, लेकिन इसके रिपरकशन महाराष्ट्र में क्या संभावना है आप देखते हैं? महाराष्ट्र बहुत अहम है वो किसान वाले कोण से, तो अब क्या आप उसके मुतालिक आपकी प्रतिक्रिया? आपसे शुरू करता हूं पुष्पेंद्र जी। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा में जो है चुनाव एक पार्टी दूसरी पार्टी से आमने सामने की टक्कर में थी। और उस एक पार्टी यानी कांग्रेस ने भी अपना सारा प्रबंधन या जो करता धरता है वो एक हुड्डा परिवार को दे दिया था कि भाई आप अपना देख रहे हैं। इसमें ये सबसे बड़ा अंतर रहेगा कि यहाँ पर एक गठबंधन है, और जो राजनीति के बड़े धुरंधर और चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार जैसे प्लेयर हैं, और पुराने तजुर्बेकार उद्धव ठाकरे हैं, और ये सारा का सारा जो है कांग्रेस तो वहां है ही है। तो ये तीनों मिलकर के कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिस तरीके से वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं। भाई सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग वाली बात आई, चुनाव आयोग के ऊपर निश्चित रूप से इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और मुझे बड़ा एक आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं आपके दर्शकों ने नोट किया होगा अवश्य, कि जिन भी चैनलों पर चुनाव आयोग से संबंधित संभावित है कि भाई इस पर चर्चा हो सकती है, उसमें टॉप में एक डिस्क्लेमर आ रहा है चुनाव आयोग द्वारा। आपके भी नीचे जो दर्शक देख रहे होंगे उसमें टॉप पे दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा फेयरली और ये सब काम करता है। तो इसका मतलब ये बार बार, और हर मैंने कई जो है वीडियोस देख लिए यूट्यूब चैनल के जिस पर वो डिस्क्लेमर चल रहा है। वो वेबसाइट का वो है, उससे उसको क्लिक करो तो वो वेबसाइट पे पहुंचा देगा आपको। इससे ये पता लग रहा है कि इनके मन में भी भय है, जैसे चोर के मन में भय होता है कि भाई बार बार अपनी दाढ़ी साफ कर लूं, कोई तिनका ना दिखाई दे जाए। तो ये जो है कहीं ना कहीं इनका भय है। और चुनाव में जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की जो एक जब से ये चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह का, पहले जैसे होता था कि भाई बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये चुनाव आयोग की कैप्चरिंग जो है मान लो सरकार ने कर ली है, मोदी सरकार ने। तो ये एक चर्चा का विषय है, क्योंकि चुनाव विश्लेषक हो चाहे हम लोग जो लगातार वहां आंदोलनरत थे, सारी चीजें देखी हमने, पहलवान आंदोलन देखे, 3 बड़े आंदोलन पिछले 4-5 साल में जो हुए उनका फोकल पॉइंट हरियाणा ही था। आप किसान आंदोलन ले लीजिए, आप महिला पहलवान आंदोलन ले लीजिए, आप अग्निवीर का आंदोलन ले लीजिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, ड्रग्स का मुद्दा है, डंकी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, तमाम मुद्दे वहां आकर के फोकस्ड थे। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। कोई जो है प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था कि साहब 10 साल के बाद भी सरकार रिपीट हो सकती है। हरियाणा में तो वैसे ही 5 साल में सरकारें जल्दी टिक नहीं पाती। केवल ये 2 सरकारें 4 से लेकर के अब 24 के बीच में 2 सरकारें रही, कांग्रेस की और भाजपा की। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि भाई हुआ। लेकिन इसके सामने जो हमारा कांग्रेस का प्रबंधन है, कांग्रेस में एक व्यक्ति को सारी चीजें सौंपना और कांग्रेस द्वारा बाकी लोगों को एकोमोडेट ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, क्योंकि जब आमने सामने की टक्कर होती है तो ये समझ लीजिए कि आपको हो सकता है क्लोज फाइट हो, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। 1% से भी कम वोट परसेंटेज अगर देखें भाजपा का और इसका, तो 1%, 0.85% से ज्यादा है भाजपा का। तो इससे ये पता लग रहा है। लेकिन सीट परसेंटेज आप देखें तो लगभग 30% ज्यादा है उसका, उससे उसके मुकाबले में। तो इससे ये पता लग रहा है कि आपको माइक्रो मैनेजमेंट पर भी ध्यान करने की आवश्यकता थी, सबको साथ लेके जाने की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी को हिस्सेदारी ना देनी पड़े, उसमें कहीं ना कहीं एक भूल कांग्रेस की तरफ से हुई है। आपको मैं बता दूं कि मैंने कई आंदोलनों में क्लोजली जो है गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी जो है उनके साथ काम किया है। बड़े वो जो है हमारे शुभचिंतक भी हैं और हमारे बड़े भी हैं। तो हम दोनों ने बैठ करके ये योजना बनाई थी कि हम जाकर के 15-20 दिन लगाएंगे हरियाणा में। और एक फोन भी इन्होंने हुड्डा साहब को किया था कि साहब कहाँ कहाँ कौन कौन से सीटों पर हम लोग प्रचार करें। लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 1-2 बार पूछा गवर्नर साहब से, जी कब चलना है, क्या है, टाइम तो निकलता चला जा रहा है। नहीं, बोले जी जब कोई बुला ही नहीं रहा तो हम जाकर के कहाँ करेंगे, किसके यहाँ चले जाएं। फिर उनको 1-2 दिन के लिए व्यक्तिगत कुछ 1-2 कैंडिडेट से बुलाया तो वहां गए। तो ये स्थिति रही। तो हम लोग भी चैनल पे और जहां अपने संपर्क हैं उनसे कहते रहे कि ठीक है भाई अब कांग्रेस को सपोर्ट करना है, क्योंकि भाजपा एंटी जो है किसानों की पार्टी है। तो ये भी एक रहा। अच्छा, जैसे अहिरवाल के क्षेत्र में बुरी तरह कांग्रेस हारी, वहां पर ये अगर एक आध सीट देके या एक आध किसी कैंडिडेट को, अखिलेश यादव को
अपने यहाँ पर टिकट दे करके लड़ा देते और अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, इनसे निवेदन करते, भाई जो पीड़ा आपकी है, किस तरीके से भाजपा सारे देश में यादवों के खिलाफ काम कर रही है, तो यहाँ पर अहिरवाल बेल्ट क्यों जाती है भाजपा के साथ, तो इसका आप लोग संदेश दोगे तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। उन्होंने उनको भी अकोमोडेट नहीं किया। ये कुछ कुछ ऐसा ही हो गया जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि भाई अखिलेश अखिलेश कह करके सारा मामला जो भी है उससे नुकसान हुआ नैरेटिव का वो नेक्स्ट कर दिया गया। राजस्थान चुनाव में मैं आपको बताऊं, मैं 1.5 महीने तक खुद वहां था पिछले चुनाव में, और पहले हमने कोशिश की। पुष्पेंद्र माफी चाहता हूँ, मैं ये चाहता था कि इसके रिपरकेशंस को हम अगर महाराष्ट्र में देखें, मैं वो जो आप पिछला बता रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे आपने सारी चीजें और ये ठीक बताया कि कोई यादव को लड़ा देते हैं वहां तो शायद, और इनको बुला लेते हैं अखिलेश यादव या तेजस्वी को, तो कुछ फर्क पड़ सकता था, वो जो आप बेल्ट की जिक्र करते हो। अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो उस पर आपकी टिप्पणी, मैं एक टिप्पणी सबकी लूंगा फिर पुनः लौटूंगा पुनः लौट जी। किसान वहां भी बड़ी संख्या, किसान वहां बड़ी संख्या में, और दलित और तमाम जातिगत समीकरण वहां भी बड़ा उलझा हुआ है उन संदर्भ में। जी जी जी, देखिए महाराष्ट्र में भी आप देखें तो खेती किसानी का जो काम है वो काफी जो है प्रभावित रहा है। किसान वहाँ प्याज के किसान है, गन्ने के किसान है, या दलहन के किसान है, तिलहन के किसान है, तो ये सारी चीजें जो है वहाँ प्रभावित है। अच्छे रेट, फसलों के सही कीमतें वहां भी नहीं मिली है। मराठा जो कौम है वो भी मुख्य रूप से खेतीहर कौम है, उनका भी आरक्षण का मुद्दा है। इसके विषय में एक जरांगे जो है उन्होंने बार बार कई आंदोलन वहां पे किए हैं। तो अब जब इन्होंने देखा कि भाई 2024 का चुनाव आया था, उसके आसपास इन्होंने जो प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट थे, क्योंकि प्याज बहुत नासिक के आसपास वो सब प्रभावित करता है वहां की पॉलिटिक्स को, तब इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह पे ध्यान दिया है, अन्यथा वहां भी दिक्कतें हैं। और वहां पर 3 लोग जो ये लड़ रहे हैं, अब ये हो सकता है और चौकस होकर लड़े। मुझे ये लग रहा है कि जो यहाँ और कॉन्फिडेंट थे वहां वो और कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और चौकस होकर लड़ेंगे, और वोटर लिस्ट से लेकर के बूथ मैनेजमेंट से लेकर के वोटों की गिनती, कहाँ स्टोर हो रही है मशीनें चुनाव के बाद, और किस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वहां तक की सारी चेन की रखवाली करनी पड़ेगी। और गठबंधन तो वहां निश्चित रूप से मजबूत है, और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एकोमोडेटिव होना पड़ेगा। कांग्रेस जिद करके ना बैठे कि साहब हमने तो सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं लोकसभा में, तो अब हम अपने अनुसार चलेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा या कुछ होगा। क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा कोई लीडर मुख्यमंत्री के लेवल के हिसाब से जो है कांग्रेस के पास भी वहां पर कोई चेहरा बड़ा नहीं है। उस हिसाब से अगर उद्धव ठाकरे की, अभी मैं 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है भाई डिक्लेयर करके आप लड़ो। अगर उद्धव ठाकरे जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे उन्होंने अच्छा एक काम किया था, कोविड के दौरान भी उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया था, तो उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, और उनको लेकर के अगर आगे चलते हैं तो बहुत एक अच्छी बात हो सकती है। और बाकी प्लेयर्स को भी एकोमोडेट करके चले। अखिलेश यादव भी कहे भाई, क्योंकि मुंबई में थोड़ा सा उनका मुस्लिम वगैरह में थोड़ा सा 1-2 सीटों का रहता है, वहां अपने किसी आदमी को लड़ाना चाहे अपने टिकट पे, या वो सब एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और आपसी सिर फड़बल करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो सकती है। और चुनाव आयोग की गतिविधियां और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर पूरी नजर रखनी होगी। जी।